तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 7 के विज्ञान का 10वां अध्याय विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे विद्युत अवयवों को प्रतीक के रूप में आप कैसे लिखेंगे, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का क्या तरीका होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर में किस प्रकार के तार इस्तेमाल होते हैं, विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहा जाता है, विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए, बूझो। और पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना है, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। अब हम जान लेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक के बारे में। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल और दूसरा ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन की स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 10.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यह है सारणी 10.1, जहां आपको विद्युत परिपथ के
कुछ अवयवों के प्रतीक को दर्शाए गए हैं। विद्युत सेल का प्रतीक है इस प्रकार का, और इसी प्रकार विद्युतीय बल्ब का प्रतीक है इस प्रकार। स्विच ऑन की स्थिति में आप इस प्रकार के प्रतीक को अंकित करेंगे और ऑफ की स्थिति में इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार अगर आपको बैटरी के बारे में कुछ निरूपित करना है तो आप इस प्रकार बैटरी को अंकित करेंगे और संयोजित तार के लिए इस प्रकार। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं, किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको ये बैटरी दिखाई देगी, जहाँ पर दो सेल के मिलने से एक बैटरी हो रही है। उसी प्रकार यहाँ 4 सेल के मिलने से बैटरी हो रही है। और अगर आप ध्यान दें तो आप देख पाएंगे एक सेल का ऋण वाला हिस्सा दूसरे सेल के धन वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। ठीक इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें, बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर धन और ऋण चिन्ह अंकित होते हैं। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रहें, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। याद रखिए बच्चों, 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों की उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित या जुड़ा हुआ हो। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक सारणी 10.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी 10.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचें। पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी है? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? तो बच्चों, आपको याद रखना है, ट्रक, ट्रैक्टरों और दूसरे वाहन में उपयोग होने वाली बैटरियों में शुष्क सेल नहीं होते। इनमें कई सारे प्लेट होते हैं। प्रत्येक प्लेट एक सेल की तरह व्यवहार करता है या कार्य करता है। अनेक सेलों से मिलकर बने होने के कारण इन्हें बैटरी कहा जाता है। हालांकि इन्हीं बैटरियों का उपयोग घर में इन्वर्टर के रूप में भी किया जाता है।
अब हम यहाँ एक क्रियाकलाप करेंगे और विद्युत परिपथ को समझने की कोशिश करेंगे। चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है, वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। एक विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीक का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 10.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है? अगर आप ध्यान दें तो 10.8 में इस प्रकार का आरेख बनाया गया है। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है। इसीलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेख के रूप में निरूपित करते हैं। चित्र 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 10.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? तो बच्चों, अगले चित्र में परिपथ तो था लेकिन वह बंद था और इस परिपथ में परिपथ खुला हुआ है। अगर आप ध्यान दें, परिपथ बंद होने के कारण बल्ब जल रहा था, लेकिन यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। इसे आपको समझना है। क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। आपको ध्यान देना है, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम आपके किताब में बताए गए चेतावनी को पढ़ेंगे। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से भी कभी छेड़छाड़ न करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? तो ध्यान रखना है बच्चों, बल्ब का तंतु टूट जाने का अर्थ है परिपथ का भी टूट जाना। इससे बल्ब दीप्त नहीं होगा। आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अब हम जान लेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप
केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छू कर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए, आप क्या पाते हैं? हम आगे बढ़ेंगे और एक और क्रियाकलाप के माध्यम से यह और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्र की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के बाद तार को स्पर्श कीजिए। इससे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। तो बच्चों, जैसे ही आप नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देखते हैं, तो देखेंगे आप नाइक्रोम का तार लाल होकर दीप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा जल्द से प्रवाहित नहीं हो पाती है। नाइक्रोम का तार विद्युत का अवरोधक होता है, इसीलिए वह गर्म होने लगता है। अब हम कुछ बातें जान लेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। उससे पहले एक सावधानी दी गई है। स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है और उसकी क्षमता नष्ट हो जाएगी। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में रखा जाता है तो क्या होता है? इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है। खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई विद्युत तापक या हीटर, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे वह बना है उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार या संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। बूझो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया। निमज्जन तापक या इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली,
हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के रूप में आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है जो इस प्रकार का है? यहाँ आपको विद्युत इस्त्री का तापन अवयव दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं, जैसा आपको चित्र 10.12 में दिखाया गया है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 10.4। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात, ऊन या स्टील ऊल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है। यह किराने दुकान में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ हम कुछ बातें विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और LED के बारे में जान लेंगे। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप्त दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय या खर्च होता है। यह वांछनीय नहीं है, यानी इसे हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सहंत प्रतिदीप्त लैंप CFL इनसे बेहतर दक्ष या प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्ब, प्रतिदीप्त नलिकाएं तथा सहत प्रतिदीप्त लैंप की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष है और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो, विद्युत को सोच समझकर खर्च करे। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है, आपको विश्वास दिलाता है कि यह पदार्थ या चीज अच्छी है। नोट: प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अब हम क्रियाकलाप में आगे बढ़ेंगे। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊर्न के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात ऊर्न का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं।
प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 10.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में भी सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? इसे जानने से पहले हम कुछ बातें सावधानी की एवं कुछ बातें हम जान लेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। सावधानियां क्या हैं? चलिए जानते हैं। कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथ की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा हम जान लेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों का संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघुपतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि एक ही सॉकेट में कई सारे विद्युत साधित्र का उपयोग एकदम पूरी रूप से मना ही है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से आग लग सकती है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCBs का उपयोग हो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए। सावधानी, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया गया हो का उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ये बात आपको समझना है बच्चों। अब हम जान लेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 10.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 10.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। देखिए
क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबकीय वस्तु इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो बच्चों, अगर आप इस चित्र 10.17 को ध्यान से देखें, जहां विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव आपको दिखाया गया है, यहाँ पर यह एक पूरा परिपथ दिखाया गया है, साथ में सेल भी दिखाया गया है। यहाँ बल्ब दीप्तिमान नहीं है क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान दें तो परिपथ टूटा हुआ है। परिपथ के जुड़ जाने पर ही यहाँ उपस्थित चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित होने लगती है और यह परिपथ जैसे ही समाप्त हो जाती है तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के बारे में कुछ बातें जान लेंगे। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में लिया जाता है। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। अब हम जान लेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 10.6 लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच को ऑन कीजिए। देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हुए हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है? आपको याद रखना है, इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाए गए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से
चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। अब हम जान लेंगे विद्युत घंटी के बारे में। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 10.20 में एक विद्युत घंटी का परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के नजदीक एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती रहती है। तो बच्चों, हमने विद्युत धारा और इसके प्रभाव से जुड़े कई सारे बिंदुओं को जाना। साथ ही हमने विद्युत परिपथ, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी और विद्युत का तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी कई सारे बातों को जानने का प्रयास किया। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।